हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें टीआरई 4.0 एंड 5.0 के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम आपका 2025 में परीक्षा संपन्न होनी है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जो टीआरई 1, 2 और 3 जो भी अभी तक एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी जीएस का पोर्शन आया है, उन सभी क्वेश्चन का जो है इस बुक में 310 प्रश्न का संग्रह है। तो उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास, ब्रिटिश शासन और 1857 का विद्रोह जो है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा में है या टीआरई की परीक्षा में, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। तो देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। तो इससे जो भी टॉपिक्स हैं, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर आपको आंसर्स देना है। फ्रेंड्स, सभी कैंडिडेट जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन आपका है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इलाहाबाद संधि पर, सुगौली संधि पर, वेशिन की संधि पर और सालाबाई की संधि पर। यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर्स होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, इलाहाबाद की संधि पर बक्सर की लड़ाई के बाद जो है हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 की थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया था। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए जो है वो वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी थी। तो इस प्रकार से आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, 1635, 1632, 1643 और 1648। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना पटना में अपना कारखाना जो है वो कब खोला था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1632 में। बी नंबर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो डच ईस्ट इंडिया की कंपनी जो पहली बार पटना में कारखाना खोला गया वो 1632 था। यहाँ पर ए वाला आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो क्या रहा है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये वाला पेज थोड़ा कम साफ हुआ है, तो आप मैनेज कर लें। नेक्स्ट जो है वो पीडीएफ बिल्कुल क्लियर है। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने। तो कौन बने हैं ये आपको बताना है। भारत में जो है बंगाल में भारत के अनाधिकारिक दूत बने हैं। तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर फ्रेंड्स जो है बी नंबर ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आधुनिक भारत के अनाधिकारिक दूत जो है वो इंग्लैंड में बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। इसकी व्याख्या देख लेंगे है यहाँ पर, इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मान पूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जो है यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के ने जो है निर्धारित किया था। क्या निर्धारित किया था ये आपको बताना है। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। और जो ई नंबर है उपर्युक्त में से जो है
कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट होगा। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या जो है आप यहाँ पर पेज जो है वो क्लियर है, थोड़ा एक पेज मिस्टेक हो गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में श्रमिकों के आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए एक वर्ष 1859 का अंतर्देशीय अधिनियम पारित किया। इसके तहत चाय बागानों के श्रमिकों को अपने अधिकारियों की अनुमति के बिना बागान छोड़ने पर रोक लगा दी गई, जबकि श्रमिकों को जंगल छोड़ने एवं शादी करने के संदर्भ में कोई भी प्रावधान इस अधिनियम में नहीं था। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जो है ये टीआरई का क्वेश्चन है और दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी हम व्याख्या देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1887 में इन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिल्सबरी से 1892 में चुनाव जीता। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। तो ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये बुक भी कभी पूछ दिया जाता है कि किसने जो है इस बुक को दिया था। तो ये दादा भाई नौरोजी की बुक है और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी की कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका कौन सा सही होगा। रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। बी नंबर ऑप्शन दिया है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये टीआरई का जो है पेपर सेकंड का है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी के का जो है वृक्षारोपण करना। तो इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लेते हैं। कंप्लीट व्याख्या जो है वो इसकी क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास भी इसके अन्य कारण थे, जिसके कारण वनों की कटाई की गई थी। तो यहाँ पर जो है वो आपका फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, डी नंबर ऑप्शन सही है। जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण जो है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए और भूमि को उन्नत करना, साथ ही रेलवे का विकास, चाय बागान का विकास। तो ये अन्य कारण थे। यहाँ की जो आपको जो दिए गए हैं, रेलवे का विकास भी है और नियोजित जो है खेती की मांग वाला भी है और चाय का बागान वाले भी है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन और 1857 के विद्रोह से ये क्वेश्चन जो है वो आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है तो देखते हैं। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो मुगल सम्राट के कुछ पद के नाम दिए गए हैं, नायब यानी कि उप, पेशवा, वजीर, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो टीआरई 3 का 6-8 वाला पेपर जो कैंसिल हुआ था उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो इन्होंने अपने आप को नायब या उप जो है वो घोषित किया था। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 जुलाई इसकी मिस्टेक 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की और तथा पेशवा की उपाधि धारण की। पेशवा की जो है उपाधि धारण की। इस दौरान उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह स्वीकार करते हुए स्वयं को उनका नायब घोषित किया। मतलब अपने आप को जो है नायब जो है इन्होंने घोषित किया था। तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट।
आगे हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है वो किस तिथि को हुई थी, उसकी हमको डेट बताने हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, 1 नवंबर 1858। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है, 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य जो है कोर्ट ऑफ डॉक्टरेट्स के द्वारा जो है वो नियुक्त हुए थे। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? राइट। आगे चलते हैं और देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई को जो है ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता जो है वो किसने की थी? अफगान ने, ईरानी ने, मुगल ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई नंबर ऑप्शन आपका होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही वाला आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका सही वाला ऑप्शन हो जाएगा अफगान। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी देख लेते हैं कंप्लीट व्याख्या। तो इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो होगी, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए वांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ जो है राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। वांदा नवाब जो है वो 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। तो ये जो है अधिकार करने में अफगानों की जो है वो सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता की थी? तो अफगानों ने जो है वो इनकी सहायता की थी। तो इस प्रकार से जो है ये अली बहादुर द्वितीय को अपना भाई मानती थी। तो इन्होंने राखी भेजी थी और उसके बाद अपने लाज रखने की भी बात कही थी। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया? राइट हो गया। ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका अफगान जो है वो राइट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? मतलब किसके द्वारा जो है इसकी वर्णन किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने जो है वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि वीडी सावरकर जो है, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, जो आपका 1857 के विद्रोह के द्वारा पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वीडी सावरकर जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जो है वो वर्णित किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी व्याख्या जो है वो देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार से ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट। आगे हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? वो कारण बताने हैं जो यहाँ पर जो है ऑप्शंस में दिए हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये सही बात है, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता जो है वो बहुत ज़्यादा थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तो ये भी बात सही है।
समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। देखिए 1857 में सभी जो विद्रोह हुआ था उसमें समाज के सभी वर्ग जो है एक साथ नहीं थे, उन्होंने समर्थन ही नहीं किया है और यही सारी चीज़ें रही हैं और जो इसकी विफलता का कारण बने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस दिए हैं 1 और 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल जो आपका राइट वाला आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन देखिए राइट है। तो यहाँ 1857 के विद्रोह की विफलता के जो मुख्य कारण थे वो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी, ये बात सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, क्योंकि ये इतने प्लानिंग के साथ नहीं थे पहले से। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव रहा था, साधनों का अभाव था, बिल्कुल सही बात है। क्रांति का देश व्यापी जो है प्रसार नहीं हो पाया था और आपसी फूट थी, यानी कि जो लोग आपस में ही फूट रहे थे तो वो अंग्रेजों से क्या विरोध करेंगे। तो सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट जो 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यानी कि जब उनकी डेथ हुई है तो उनको औरत होते हुए भी उनको कहा है कि ये एक ऐसी औरत है जो एक मर्द थी इतने विद्रोहियों में। तो ये बात किसने कही थी ये आपको आंसर्स में बताना है। ह्यूरोज ने, कैंपबेल ने, हडसन ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। सारे वीडियोज ये आप देख लेते हैं तो आपको बीपीएससी टीआरई 4 में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर फ्रेंड्स ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो ह्यूरोज था उसने ही ये बात कही थी, जो झांसी की रानी थी उनको एक मर्द बताया था। इसकी कंप्लीट व्याख्या क्या है तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अंग्रेज सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी रानी की मृत्यु हो गई थी। तो झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो है झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु कब हुई थी तो 17 जून 1858 को हुई थी। 1857 का विद्रोह था, 58 में जो है इनकी डेथ हो गई थी 17 जून को। तो ग्वालियर के पास कोटा की सराय में जो है इनकी डेथ हुई थी। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको इसकी कंप्लीट व्याख्या भी याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है इस बार ये पूछ दिया जाए कि उनकी डेथ जो है वो किस दिन हुई थी तो 17 जून 1858 को हुई थी ग्वालियर के पास कोटा सराय में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस को कवर किया है। आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो भी बीपीएससी में आए हैं, टीआरई में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो ये यदि आप इस बुक को कंप्लीट जो है सॉल्व कर लेते हैं तो आगे आपको जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से बना पाएंगे। तो यदि आप 4.0 क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को जो है ज़रूर वॉच किया करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।